शाहपुर गांव में दो सगे भाई रहते थे। एक हर किसी की मदद करता, गरीबों का सहारा बनता, लेकिन दूसरा भाई उसकी भलाई देखकर जलता रहता। विजय भैया, तू हर किसी की मदद करता रहता है, कोई तेरा क्या भला करता है? कुछ फायदा नहीं होता इसमें। मोहन, फायदा सिर्फ पैसों में नहीं होता। किसी की आंखों में दुआ दिखे तो वो सबसे बड़ा फायदा होता है। लेकिन दुनिया तो तुझे इस्तेमाल करती है, तेरा नाम भी कोई नहीं लेता। मुझे नाम की नहीं, काम की भूख है। और एक दिन तुझे खुद समझ आएगा कि भलाई कभी खाली नहीं जाती। मोहन की बात सुनकर विजय चुपचाप घर की ओर निकल पड़ा। उसके चेहरे पर तो शांति थी, लेकिन मोहन की आंखों में कुछ और ही चल रहा था और रानी मन ही मन जलने लगा। मोहन अपने आप से बड़बड़ाता है। विजय हर किसी की मदद करता है, गांव की भलाई के लिए दिन रात एक कर देता है। लोग उसे सर आंखों पर बैठाते हैं, उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं, और मैं बस दूर खड़ा जलता रह जाता हूं। अब मुझे कुछ करना होगा। मोहन गुस्से में घर की ओर निकल पड़ता है। सरिता उसका गुस्से वाला चेहरा देखकर कुछ कहती है। क्या हुआ मोहन, इतने गुस्से में क्यों हो? वो विजय भैया, हर जगह बस उन्हीं का नाम। कोई भी काम हो, हर आदमी कहता है विजय भैया ने मदद की, विजय भैया ने फसल बचा ली, विजय भैया ने अस्पताल पहुंचा दिया। अरे, मैं भी इसी गांव में रहता हूं, मैं भी मेहनत करता हूं, लेकिन कोई मेरा नाम नहीं लेता। अब बहुत हो गया, कुछ तो करना पड़ेगा, उसे नीचा दिखाना है। शांत हो जाइए, दिमाग से काम लीजिए। आपसे ज्यादा चालाक तो कोई है ही नहीं। तो बताओ ना, क्या करूं? जाओ जमींदार के पास, उनसे कहना वो जो विजय भैया है, सबकी मदद करता फिरता है ना, उसकी जमीन गिरवी रख लो। कुछ ऐसा करो कि वहीं फंस जाए। ये बात तो समझ नहीं आई। विजय भैया खुद जमींदार को जमीन गिरवी क्यों देंगे? वो तो खुद दूसरों की मदद करते हैं। सरिता उसे धीरे आवाज में कुछ बताती है कि आप जमींदार के पास जाओ और उसे यह बात कह दो। तुम्हारे दिमाग के 2 दांत देनी पड़ेगी। क्या बात कही है? अगले दिन मोहन जमींदार के पास पहुंचा। नमस्ते जमींदार जी, इस गांव की ज्यादातर जमीन तो आपके ही कब्जे में है, बस थोड़ी सी जमीन बची है, उसी में मेरे बड़े भाई विजय की भी जमीन है। तो कहो मोहन, क्या सोच कर आए हो? सोच क्या रखा है, सीधा सुझाव है। क्यों ना आप मेरे भाई विजय की जमीन भी हड़प लें। पर वो तो किसी से उधार भी नहीं लेता और हमेशा गांव वालों की मदद करता फिरता है। अपनी जमीन मेरे पास गिरवी क्यों रखेगा? यही तो खेल है। मैं एक तरकीब लाया हूं। बताओ, सुन रहा हूं। आप किसी अजनबी को उसके पास भेजिए, ऐसा आदमी जिसे विजय भैया पहचानते ना हो। उससे कहिए कि वो विजय भैया के पास जाकर रोते हुए बोले, भैया मेरे पिताजी को कैंसर है, इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। और विजय जैसा आदमी तो ना कह ही नहीं सकता। बिल्कुल, मैं भी वहीं मौजूद रहूंगा। जैसे ही वो मदद देने लगेंगे, मैं बोल दूंगा, भैया इतनी बड़ी रकम है, आप तो सीधे जमींदार जी से उधार ले लो, वो गांव की मदद में हमेशा आगे रहते हैं। हाँ हाँ, और जैसे ही उसने मुझसे उधार लिया, मैं उस पर सूद पे सूद चढ़ा दूंगा। इसमें तो मेरा पुराना अनुभव है। एक बार कर्ज ले लिया, फिर अगली बार जब पैसे नहीं होंगे, वो खुद कहेगा, मेरी जमीन गिरवी रख लीजिए। क्या बात है मोहन, दिमाग तो तुम्हारा कमाल का है। और उस अजनबी की चिंता मत करो, मैं अपने लोगों में से एक सधे हुए कलाकार को भेजूंगा। ठीक है मालिक, अब मैं सीधा विजय के घर जा रहा हूं, अगला कदम वहीं से शुरू होगा। मोहन तेज कदमों से विजय के घर की ओर रवाना हो गया और विजय से बातें करने लगा। कुछ ही देर बाद एक आदमी विजय के घर आकर बोला, भैया आप ही विजय भैया है ना? हाँ भाई, मैं विजय हूँ। बताओ क्या बात है? मैं पास के गांव से आया हूँ, नाम है मेरा मुन्ना। आपके बारे में बहुत सुना है, लोग कहते हैं कि आप किसी भी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाते। भैया मेरे पिताजी को कैंसर है, डॉक्टर ने कहा है कि शहर के बड़े अस्पताल में इलाज कराना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। घर बेच देंगे तो भी आधा इलाज नहीं होगा। इलाज में तो हजारों लाखों लगते होंगे, और अभी तो मेरी खुद की फसल खेत में ही है। हाथ तंग है इस बार, समझ नहीं आ रहा मैं कैसे मदद करूं। अरे विजय भैया, आप ऐसे मायूस क्यों हो रहे हैं? आपकी पहचान ही तो है मदद करना। पैसे की चिंता मत करो, मेरे पास एक दोस्त है,
जमींदार, वो बहुत नेक इंसान है। अगर किसी की मजबूरी जान जाए तो तुरंत मदद करता है। मैं उससे कहूंगा, वो जरूर मदद करेगा। लेकिन मोहन, जमींदार से पैसे मांगना ये ठीक रहेगा क्या? आप बस एक बार चलिए मेरे साथ, बाकी मैं संभाल लूंगा। आप तो बस मुन्ना की आंखों में देखिए, क्या आपको उसमें झूठ लगता है? ठीक है भाई, अगर भगवान ने मुझे थोड़ा सा भी लायक बनाया है तो किसी की मदद न करने से बड़ा पाप कुछ नहीं। चलो मोहन, ले चलो अपने उस जमींदार दोस्त के पास। भाई, तुम यहीं पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठो, हम जल्दी लौटेंगे। और हाँ, चिंता मत करना, तुम्हारे पिताजी का इलाज होगा, ये मेरा वादा है। विजय मोहन के साथ जमींदार के घर पहुंचा। विजय, मैं 1 महीने के लिए उतना धन दे सकता हूं जितना तुम मांग रहे हो, लेकिन एक बात साफ है, 1 महीने बाद मुझे मेरा पूरा पैसा वापस चाहिए। ठीक है जमींदार जी, मेरी फसल कुछ ही दिन में कटने वाली है। जैसे ही फसल बिकेगी मैं आपका सारा धन समेत लौटा दूंगा। जमींदार ने मुस्कुराते हुए विजय के हाथ में धन थमाया। विजय के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह तुरंत घर पहुंचा और वह सारा धन उस व्यक्ति को सौंप दिया। लेकिन धन लेते ही वह व्यक्ति सीधे जमींदार की हवेली की ओर निकल पड़ा। नमस्ते जमींदार जी, ये लीजिए आपका धन। जैसे वादा किया था वैसे ही वापस ला दिया। अरे वाह, मोहन ने तो सच में कमाल कर दिया। मेरा धन मेरे पास ही आ गया और विजय, अब तो वो मेरा कर्जदार बन गया। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। विजय ने वादा किया था कि जैसे ही उसकी फसल कटेगी वह जमींदार का सारा कर्ज चुका देगा। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार फसल तैयार हुई। विजय ने उसे पास के शहर में जाकर अच्छे दाम में बेच भी दिया और जमींदार के हवेली पर पहुंच गया। जमींदार जी, जैसा वादा किया था 1 महीने बाद आ गया हूं। ये लीजिए, आपका पूरा धन मेहनत से कमाया है। ये तो मूलधन है, ब्याज कहाँ है? ब्याज? लेकिन हम दोनों के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। आपने कहा था 1 महीने बाद धन वापस चाहिए, सो मैं ले आया। इसमें ब्याज कहां से आ गया? अरे, मैंने क्या कोई दान पुण्य का धंधा शुरू किया है? पैसा दिया है तो ब्याज भी बनता है। क्यों, क्या तू मेरा रिश्तेदार है? मैं एक ईमानदार किसान हूं, आपसे मदद मांगी थी, न कि जाल में फंसने। चलिए बताइए कितना हुआ ब्याज? जमींदार ने ब्याज की रकम बताई तो विजय के होश उड़ गए। उसे ऐसा लगा जैसे जमीन घूमने लगी हो और पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। जमींदार जी, फसल बेचकर भी तो मुश्किल से मूलधन इकट्ठा किया है। ये ब्याज तो जैसे मेरी जान निकाल लेगा। मेरे खेत बेचकर भी शायद ना चुका पाऊं। कौन कह रहा है कि खेत बेचो? वो अब मेरे कब्जे में है। जब तक पूरा पैसा नहीं लौटाओगे तब तक खेत मेरे पास गिरवी रहेंगे। तुम मेरे साथ सरासर धोखा कर रहे हो जमींदार। ऐसा अन्याय नहीं सहूंगा मैं इसकी शिकायत महाराज के पास करूंगा। अगले दिन विजय वीरपुर के राजमहल पहुंचा और राजा योगेंद्र जी के दरबार में उपस्थित होकर विनम्रता पूर्वक बोला, महाराज की जय हो। मुझ पर घोर अन्याय हुआ है। यदि आपकी शरण में आकर भी मुझे न्याय न मिला तो मेरा सर्वनाश निश्चित है। कृपया मेरी सहायता कीजिए। विजय, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे हृदय में भी रोष उत्पन्न हुआ है, परंतु न्याय की परंपरा के अनुसार मैं तुम्हारे मित्र और उस जमींदार को भी दरबार में बुलवाऊंगा। पहले उनकी बात भी सुननी आवश्यक है, फिर न्याय किया जाएगा। कुछ ही देर में जमींदार और मोहन सिर झुकाए हुए राजा योगेंद्र के दरबार में हाजिर होते हैं। जमींदार, विजय ने बताया है कि तुमने अपनी मर्जी से भारी ब्याज लगाकर उसकी जमीन हड़प ली। क्या ये सत्य है? महाराज, मैंने विजय की जमीन हड़पी? ये सरासर झूठा आरोप है। विजय खुद झूठ बोल रहा है। ब्याज की बात करके ही मैंने उसे रकम दी थी। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं होता तो मोहन से पूछ लीजिए। मोहन उसका मित्र है। क्या ये सत्य है मोहन? जी महाराज, जमींदार सच बोल रहा है। विजय यह सुनते ही बुरी तरह से चौंक गया। उसके चेहरे पर अविश्वास और पीड़ा एक साथ झलक पड़े। तो ये क्या बोल रहा है मोहन? तुम सच में ऐसा कह रहे हो? सही तो बोल रहा हूं विजय। क्या मैं तुम्हारे लिए झूठ बोलूं? और मैं तुम्हारी गांव भर में झूठी प्रशंसा सुन सुनकर थक चुका हूं। तुम कहना क्या चाहते हो मोहन? महाराज, विजय एक झूठा दिखावा करता है। अपनी कमाई का आधा हिस्सा
लोगों की भलाई के लिए दान करता है ताकि लोग इसे महान समझें। लेकिन मैं जानता हूं कि ये सब दिखावा है। ये चाहता है कि लोग इसे राजा समझें, आपको नहीं। ये सरासर झूठ है महाराज। राजा योगेंद्र ने अब विजय की ओर रुख किया। चेहरा कठोर था। विजय, तुम ये बताओ, क्या ये सत्य है कि तुम अपनी कमाई का आधा हिस्सा दान करते हो? जी महाराज, ये सत्य है। तो क्या तुम स्वयं को दानवीर समझते हो? क्या तुम इस राज्य के राजा हो? जनता की सहायता करना हमारा कर्तव्य है, तुम्हारा नहीं। अगर तुमने समझदारी से धन का उपयोग किया होता तो आज तुम जमींदार का पूरा आरण चुका सकते थे। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। विजय की आंखों में नमी थी, लेकिन अब जमींदार बोल पड़ा। महाराज, विजय अब कुछ नहीं कर सकता। वो मेरे गांव का है, इसीलिए उसके बुरे कर्मों को देखते हुए भी मुझे इस पर तरस आ रहा है। एक बात कहूं? कहो जमींदार। मेरी एक जमीन पड़ी हुई है। अगर आप चाहें तो मैं विजय को एक छोटा सा टुकड़ा देने को तैयार हूं, ताकि वह खेती कर सके और जीवनयापन कर सके। तुम क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं यह घोषणा करें कि विजय की जमीन अब मेरी हुई और उसके बदले में मैं उसे एक बंजर जमीन का छोटा टुकड़ा दे दूं। इतना तो मैं कर ही सकता हूं। क्या तुम उसी बंजर जमीन की बात कर रहे हो जो वर्षों से वीरान पड़ी है? हाँ, तुमने सही पहचाना। वही खेत मैं तुम्हें देना चाहता हूं। बस ठीक है, आज से विजय की जमीन जमींदार की हुई और जो जमीन जमींदार दे रहा है वह विजय की हुई। अब आप सब यहाँ से जा सकते हैं। विजय भारी कदमों से घर लौटा। चेहरे पर उदासी की गहरी परछाई थी। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। लोगों की भलाई करते करते आपने अपनी जिंदगी का सब कुछ दांव पर लगा दिया। खेत गया, मेहनत गई, नाम तक मिट्टी में मिल गया। अब बताइए, जिनके लिए सब किया, क्या वो आज आपके साथ खड़े हैं? क्या यही होता है अच्छा इंसान बनने का इनाम? नहीं पूनम, मैं अभी भी उस पुरानी कहावत पर विश्वास करता हूँ, अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है आज हम हार गए हों, हो सकता है जमीन चली गई हो, लेकिन मेरा आत्मसम्मान अब भी जिंदा है। और जब इरादे नेक हों तो समय चाहे जितना भी कठोर हो, एक दिन सब कुछ बदलता है। मुझे यकीन है सच्चाई की जीत जरूर होगी और हमारे अच्छे कर्म हमें उनका फल जरूर देंगे। विजय की आवाज में भले ही मजबूती थी, लेकिन आंखें सब कह रही थीं। पूनम कुछ पल चुप रही, फिर उसके भीतर जमा हुआ सारा दर्द फूट पड़ा। ठीक है, आप नेक रहे, पर सोचिए अब हमारे पास क्या बचा है? वो उपजाऊ जमीन जो हमारी जिंदगी थी वो छिन गई, और बदले में जमींदार ने जो दिया है वो तो सूखी पथरीली जमीन है जिस पर घास तक नहीं उगती। बताइए, क्या ऐसे बंजर टुकड़े पर हम फसल उगा पाएंगे? जमींदार से तो मुझे कोई गिला नहीं, वो तो पराया था, पर जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही अपना भाई पीठ में छुरा घोंप देगा, ये कभी नहीं सोचा था। असली दर्द यही है, अपनों की बेरुखी पराये जख्मों से ज्यादा चुभती है। एक लंबा सन्नाटा छा गया। दोनों के बीच केवल तड़प थी, एक जमीन के नुकसान की और दूसरी भरोसे के टूटने की। अगले दिन सुबह की हल्की धूप में विजय अपने घर से निकल पड़ा। वो उसी बंजर जमीन की ओर जा रहा था जो हाल ही में उसे जमींदार से मिली थी। रास्ते में चलते चलते अचानक विजय की नजर दो संदिग्ध व्यक्तियों पर पड़ी। वे आपस में धीमे स्वर में बात कर रहे। देखो, योजना पूरी तरह पक्की होनी चाहिए। अगर जरा सी भी चूक हुई तो राजा योगेंद्र के महल में घुसने से पहले ही हम धर लिए जाएंगे। अरे घबरा क्यों रहा है? सब कुछ हमारी योजना के मुताबिक चल रहा है। राजा योगेंद्र का सूबेदार अब हमारे साथ है। उसी ने भरोसा दिलाया है कि आज रात महल का पिछला दरवाजा खुला मिलेगा। सिपाही भी आंखें मूंद लेंगे। हम चुपचाप अंदर घुसेंगे, राजा को खत्म करेंगे और बिना कोई सुराग छोड़े लौट आएंगे। समझ ले, आज रात राजा का अंत तय है और हमारी जीत भी। इतना कहकर दोनों व्यक्ति तेजी से वहां से चले गए और विजय अपने आप से कुछ कहता है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ होने जा रहा है? महाराज की जान संकट में है।
और अगर अब भी चुप बैठा रहा तो इतिहास मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मुझे अभी इसी क्षण कुछ करना होगा, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं उन्हें इस मुसीबत से बचाकर ही रहूंगा। विजय बिना एक पल गंवाए राजमहल की ओर भागा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। जब वह महल के बाहर पहुंचा, उसकी नजर सीधे मंत्री जी पर पड़ी। विजय दौड़कर उनके पास गया। मंत्री जी, मैंने 2 लोगों को महाराज की हत्या की साजिश करते सुना है। कृपया तुरंत कुछ कीजिए। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर ये सही है तो महल और महाराज दोनों खतरे में हैं। तुम्हें पूरा यकीन है ना कि तुमने वही सुना? जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये मामूली बात नहीं है। हाँ मंत्री जी, मैंने खुद अपने कानों से सुना। वे लोग कह रहे थे कि आज रात महाराज की हत्या होगी और सूबेदार भी उनका साथ दे रहा है। तो फिर ये बात महाराज को खुद तुम ही बताओ। जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी तो वो न केवल चौंकेंगे बल्कि तुम्हें उचित इनाम भी देंगे। नहीं मंत्री जी, मेरा धर्म था सच्चाई बताना। अब इसे महाराज तक पहुंचाना आपका कर्तव्य है। विजय चुपचाप अपने घर की ओर लौट पड़ा। उसके मन में शांति थी, चेहरे पर थकान थी। अरे इतनी जल्दी लौट आए, सब ठीक तो है? सब ठीक है पूनम, लेकिन आज जो हुआ वो बहुत बड़ा था। रास्ते में मैंने 2 लोगों को राजा योगेंद्र की हत्या की साजिश करते सुना। मैंने मंत्री जी को जाकर सब बताया, लेकिन अपना नाम तक नहीं लिया। तुमने ठीक किया विजय, तुम्हारे जैसे सच्चे लोग ही असली रक्षक होते हैं। अगले दिन सुबह विजय फिर से अपने बंजर खेत की ओर निकल पड़ा। सूरज की किरणें अभी हल्की थीं और खेत की मिट्टी अभी भीगी सी लग रही थी। वो अपने हाथ में कुदाल लेकर खुदाई करने लगा और तभी अरे, ये तो कोई साधारण चीज नहीं लगती, ये तो सचमुच जादुई चिराग लगता है। विजय ने कांपते हाथों से वो जादुई चिराग उठाया, जैसे कोई अनमोल खजाना हाथ लग गया हो। तो बंजर जमीन ने बंजारों की तरह मुझे जादुई चिराग दे दिया। लगता है अब मेरी परीक्षा खत्म हुई। विजय वो जादुई चिराग लेकर अपने घर लौट आया और पूनम को दिखाया। देखो पूनम, ये आज खेत में खुदाई करते समय मिला। हे भगवान, ये तो सच में जादुई चिराग है। जैसे ही विजय ने चिराग को घिसा, उसमें से एक विशाल जीन प्रकट हो गया। हाँ हाँ हाँ, बोलो मालिक, क्या हुक्म है? मुझे एक सोने का हंडा चाहिए। ठीक है मालिक, अभी हाजिर करता हूँ। गांव भर में यह खबर आग की तरह फैल गई। विजय को बंजर जमीन में जादुई चिराग मिला। जमींदार, जिस बंजर खेत को तुमने राजा के सामने विजय को दिया था, वहीं से उसे जादुई चिराग मिला, जिससे एक जीन निकला और उसे सोने का हंडा दे गया। उस चिराग पर तो हक तुम्हारा ही बनता है ना? ये तुम क्या कह रहे हो मोहन? अगर वो चिराग मेरी ही जमीन से निकला है तो फिर वो तो मेरा हक का बनता है। हाँ, मैं खुद जाकर विजय से वो जादुई चिराग वापस ले लूंगा, किसी भी कीमत पर। अब जमींदार मोहन के साथ विजय के घर पहुंच गया। गुस्से से भरा चेहरा और लालच से चमकती आंखें। अरे हो विजय, मुझे मेरा जादुई चिराग वापस दो। वो मेरे बंजर जमीन पर निकला है। ला, मुझे वापस करो। चुप रहो जमींदार, वो जमीन तुमने खुद महाराज के सामने मुझे दी थी। अब उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं, और जो कुछ वहां से निकलेगा वो सिर्फ मेरा है। जमींदार और मोहन सीधा राजमहल पहुंचे और राजा योगेंद्र जी के सामने खड़े हो गए। महाराज, विजय की उपजाऊ जमीन पर एक जादुई चिराग मिला है, जबकि वो जमीन मेरी है। महाराज, जमींदार अब भी झूठ बोल रहा है। चिराग उसी बंजर जमीन से निकला है जो आपने खुद विजय को सौंपी थी। आपने दरबार में साफ कहा था, अब ये बंजर जमीन विजय की है। फिर अब जमींदार का कोई हक कैसे बनता है? महाराज, ये मेरा अपना भाई जरूर है, लेकिन ये सच्चाई नहीं बोल रहा। ये लालच में अंधा हो चुका है। तभी वहां मंत्री जी आ गए। विजय को देखकर चौंक गए। महाराज, ये तो वही इंसान है जिसने आपकी जान बचाई। मंत्री जी, क्या ये सच है? यही वही व्यक्ति है जिसने गुप्तचर की अहम सूचना देकर हमें संकट से बचाया था। जी महाराज, ये वही व्यक्ति है। विजय, जब तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण सूचना मिली थी तो तुम सीधे मेरे पास क्यों नहीं आए? यदि तुम चाहते तो इसके बदले में तुम्हें ढेर सारा इनाम और धन मिल सकता था। महाराज, पिताजी कहते थे, अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपकी जान बचाना मेरा कर्तव्य था, और सच्चा नागरिक वही है जो भलाई के बदले कुछ न मांगे। अब समझ आ रहा है ये इंसान कितना सच्चा है।
और मैंने इसके साथ कितना अन्याय कर डाला। और तुम दोनों सीधे तरह से सच बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें 100 कोड़े मरवाऊंगा और राज्य से निकाल दूंगा। इतना सुनकर दोनों घबरा गए और पूरी सच्चाई बता दी। महाराज, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, कृपया इन्हें क्षमा का अवसर दें। अरे कैसे इंसान हो, इन दोनों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, फिर भी तुम इन दोनों की जान बचाना चाहते हो। इन दोनों ने बुरा किया, लेकिन किस्मत देखिए महाराज, जमींदार की बंजर जमीन से मुझे जादुई चिराग मिला। अब मैं कई खेत खरीद सकता हूँ। फिर भी मैं इन्हें क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि आगे चलकर ये फिर किसी और का नुकसान करेंगे। इनकी नीयत ठीक नहीं है, और जमींदार ने जो खेत तुमसे हड़पा था अब वो तुम्हारा हुआ। सैनिकों, इन दोनों को कारागृह में डाल दो। सच्चाई और नेक कर्म की जीत हुई। लालच, धोखा और बुराई अंत में अपने ही जाल में फंस गए। विजय का कर्म ही उसका असली चिराग निकला।